कि मेरा नाम कीमती लाल है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मदन लाल जी है। मैं पंजाब सरकार के अधीन बतौर इंस्पेक्टर काम करता हूं और जलंधर से ही बिलोंग करता हूं। मेरा जो पुश्तैनी गांव है वो नकोदर है, तो मेरी सारी फैमिली नकोदर से बिलोंग करती है। लेकिन पढ़ाई और पेशे की बदौलत ये है कि हम प्रॉपर जलंधर शहर में आ गए और अब यहीं रहते हैं। ये गुज़श्ता पिछले 50 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल में हुई, जिसे साइंदा स्कूल कहते हैं और पॉपुलरली वो छोटा साइंदा स्कूल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद पटेल चौक में साइंदा से AS हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ चला गए। वहाँ से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं DAV कॉलेज जलंधर में चला गया। वहीं से फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पटियाला यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए चले गए। वैसे तो जैसे आम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं भी ऐसे ही था। लेकिन जब मैं बड़े साइंदा स्कूल में गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो उनको काफ़ी कुछ सहूलतें प्राप्त भी थी क्योंकि वो सारे स्पोर्ट्समैन थे। तो इस वजह से, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो था नहीं, तो मैंने भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली। उस वक्त हमारे स्कूल में बहुत सारी स्पोर्ट्स की क्लासेस हुआ करती थी, जैसे कि फुटबॉल की टीम हुआ करती थी, हॉकी की टीम हुआ करती थी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, हाँ जी, और क्रिकेट की तो बहुत मशहूर थी। तो इन सब प्लेयरों को काफ़ी कुछ छूट प्राप्त थी। तो मेरा पढ़ाई में हाथ तंग था, तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा और मैंने क्रिकेट की टीम ज्वाइन कर ली। 11वीं तक आते आते ये जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट के, अंडर 14, 15, 16, 17, 19 नेशनल, ये सब खेल चुका था। तो अब उच्च शिक्षा के लिए DAV कॉलेज जाना था, तो वहाँ भी ये इसी तरह का दस्तूर था कि जो प्लेयर्स वगैरह थे उनको दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही सहूलतें दी जाती थी। पढ़ाई में, अटेंडेंस में, और भी कई तरह की फैसिलिटी थी जिसको हम समझते थे कि हम डिज़र्व करते हैं। तो हमारे वक्त के जो आला प्लेयर हुआ करते थे, जो हमारे साथ हुआ करते थे, उसमें से विशेष ख़ास तौर पर उसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू था, चेतन शर्मा थे, और भी ललित मोहन, अब नाम ज़्यादा नहीं है। अब कभी बहुत सारे लड़के रेलवे में चले गए, FCI में चले गए, एयर इंडिया में चले गए, ONGC की तरफ से खेलते हैं लड़के। सभी मेरे दोस्त हैं और हम एक अच्छा समय बिताया उन लोगों के साथ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे साथ वो खेले और हमने एक बहुत बढ़िया समय गुजारा, बहुत कुछ सीखा, और आज भी मेरे जहन में उनकी एक छवि है जो मैं मरते दम तक नहीं भुला सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे साथी जो थे, जो और भी बच्चे थे जो दूसरों स्टेट से संबंधित थे, जैसे UP, राजस्थान, हिमाचल से आए हुए थे, वो यहाँ पर आके UPSC की तैयारी करते हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। तो मैंने ये सब छोड़ छाड़ कर
यूपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें बैठने का मन बना लिया। बाकायदा मैंने वहाँ एडमिशन ली और फिर पढ़ाई चालू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे बच्चों से इस संबंधी मिलन हुआ, काफ़ी कुछ ग्रहण किया और मैंने इस सब टेस्टों में पास किया। इंटरव्यू में पहुँचे, कई बार सेलेक्ट हुए, कई बार खुद रिजेक्ट कर दिया, ये मैंने जॉब नहीं करनी है जी। इसी तरह से पीसीएस में और राजस्थान पीसीएस में, मध्य यूपी पीसीएस में भी मैंने दाखिला भरा और सिलेक्शन भी हुई, लेकिन मैं कई वजह से नहीं कर पाया कि मुझे ज़्यादा अपनी स्टेट में ही रहना था। तो यही सारा करने के बाद जब मैं अपने दोस्तों से रूबरू हुआ करता था तो वो एक तरह का ख़ास माहौल बन जाता था। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इंग्लैंड अमेरिका में गए हुए हैं। उनमें से धर्मपाल जी नाहर हैं जो इंग्लैंड से हैं। एक बार ख़ास तौर पर मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप इस मोहल्ले में जो धर्मशाला है उसमें एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलिए, मोहल्ले के जितने बच्चे हैं उनको आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाइए। उसके लिए मेरे साथ मास्टर श्यामलाल जी नाहर, बेलीराम जी गिल, अश्विनी कुमार, उसकी पत्नी ज्योति और परमिंदर और बहुत सारे ऐसे जो मेरे बहुत ख़ास मेरे करीब थे, जिनको मैं समझता था कि ये इस काबिल हैं और उन्होंने अपनी काबिलियत भी, हाज़िरी भी लगवाई। उन्होंने भी बहुत बार पीसीएस पास किया, आईएएस भी पास किया उन्होंने। आजकल वो कोई प्रिंसिपल है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है। तो एक काफ़िला सा बन गया और हमने धर्मशाला में एक फ्री कोचिंग सेंटर चलाना शुरू किया, जिसमें बीएड ख़ास तौर पर बैंकिंग सर्विस के लिए, एलआईसी के लिए, हाँ जी, रेलवे के लिए और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तैयारी के लिए हमने फिर एक इंस्टीट्यूशन खोल लिया जिसमें हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते थे। तो उसमें काफ़ी बाहर के लोग थे जो इसकी मदद किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमने ये शर्त रख दी कि जो बच्चा जो इसमें से क्लियर हो जाएगा, जो अपनी नौकरी लग जाएगा, तो वो खुद पढ़ाएगा आगे। उससे यही हम डिमांड करते थे और वो जैसे जैसे लड़के पास करते गए, लड़कियां लड़के, और वो आके उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता 25 सालों में मैं बाहर निकल गया और अभी वो पढ़ा रहे हैं। अब मैं ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है उसमें मास्टर श्यामलाल जी हैं, बेलीराम जी हैं, अश्विनी कुमार जी हैं, परमिंदर है और बहुत सारे नाम हैं, अब मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। और मेरी देख रेख में जब तक मैं वहाँ था तकरीबन 250 के करीब परिवारों को नौकरियाँ मिल गई थी। मेरा मानना है कि हर शख्स शायर है, तो जिसको थोड़ा सा तरतीब में लिखना आता है, शब्दों से खेलना आता है, लफ्ज़ों की जादूगरी जानता है, वो शायर बन जाता है। अदरवाइज़ शायरों की तस्वीर हर आदमी में है, ये मेरा मानना है। तो ये कब से आ गई मुझ में, ये तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं लिखना क्योंकि मैंने जब मैं आईएएस की मेन की परीक्षा के लिए तैयारी करता था तो मेरे पास लिटरेचर था, पंजाबी लिटरेचर। तो पंजाबी लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स आते थे जिन्हें पढ़ना पड़ता था, जैसे कि बुल्ले शाह, बाबा फरीद और बहुत सारे राइटर्स, नावलकार होता करते जिनको पढ़ना पड़ता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बातें मुझ में डेवलप होती गई और क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला तो ये बातें लिखने की, बोलने की,
जिस तमाम शब्दों की हेर फेर मुझ में आ गया। लेकिन अभी आज की यहाँ पर बैठा हुआ भी ये सोचता हूँ कि मैं मुकम्मल नहीं हूँ। तो एक मतला हाजिर है कि आग से मुश्किल है जीना, हाथ हैं थोड़े जले। आग से मुश्किल है जीना, हाथ हैं थोड़े जले। मौत का एहसास कम होगा, लगा ऐसे गले। मौत का एहसास कम होगा, लगा ऐसे गले। लोग दुश्मन हैं, मुझे मालूम है इनकी अदा। लोग दुश्मन हैं, मुझे मालूम है इनकी अदा। रौंद कर आगे निकल जाएंगे पैरों तले। रौंद कर आगे निकल जाएंगे पैरों तले। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा काफ़िला है। जहाँ तक शायरी का सवाल है, इस कौम का बहुत बड़ा काफ़िला है, लेकिन वो बेचारे अनदेखी में कहीं ना कहीं ज़िंदगी की राहों में गुमराह हो गए। उन्हें एक पहचान ना मिली, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अहम जो शायर रहे हैं वो थे गुरदास राम जी आलम, और जलंधर से थे भागमल जी पागल, नकोदर से प्यारेलाल पंछी जी, और जलंधर करतारपुर से निर्धन करतारपुरी, और अमृतसर से जो बहुत बड़े कदावर शायर हैं वो जनाब उल्फत बटालवी साहब हैं। तो और भी बहुत सारे शायर हैं, इस वक्त जहन में नहीं है, लेकिन ये नामवर शायर हैं। उनका बहुत बड़ा काफ़िला है, इनका नाम है, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है। ये कदावर शायरों में इनका शुमार होता है। आज के दौर में जो आधुनिक काल है, इसमें सबसे जो अगली सफ़ा में जो है शायर, वो है उल्फत बटालवी। वो एक बहुत आला ऑफिसर भी हैं, अब शायद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन शायरी बाकमाल करते हैं। उनकी किताबें भी आ चुकी हैं। शिक्षा क्षेत्र में इस काफ़िले का काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अचीवमेंट्स नहीं हासिल की हैं, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। और ख़ासकर जब हम अपने गाँव में जाते हैं तब तो बहुत कम हो जाता है, शिक्षा का जो मेयार है बहुत कम हो जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा है कि काफ़ी लोग पढ़ लिख गए हैं, अच्छी अच्छी जॉब में हैं, नौकरियों में हैं, ऑफिसर हैं। तो शिक्षा अब काफ़ी बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले 10-20 सालों में और बहुत कुछ हो जाने वाला है। जिस तरह से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन शेयर करूँगा नहीं। वो आप समझते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन थे, तो शरारतें बहुत हुआ करती थी। तो इतनी शरारतें हुआ करती थी कि एक बार की बात है कि मुझे निकाल दिया गया। कुछ बहुत ऐसा ही काम कुछ हो गया कि मुझे निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके पिताजी नहीं आएंगे आपको दाखिला नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज में आने नहीं दिया जाएगा, पहले आप अपने पिताजी को लेकर आइए। अब पिताजी को कौन लाए? पिताजी को लाए तो मार पड़ती थी, और कॉलेज में ना जाएं तो मुसीबत थी। तो जहाँ से मैं साइकिल में हवा भरवाता था वो मेरा बहुत अजीज हो गया था। तो मैंने उसको अपनी समस्या बताई कि यार ये है, कॉलेज जाना है, वो मुझे बाहर निकाल दिया गया है, मेरा बाप बन के चल। अरे कोई बात नहीं जी, हम सुबह ही आ जाते हैं। जब मैं सुबह उसकी दुकान पर पहुँचा तो टेंशन होकर वो आदमी खड़ा था, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भी उस्ताद थे, वो पहले ही मेरे पिताजी को लाकर कॉलेज में खड़ा कर दिया। और जब मैं नकली बाप को लेकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ फड्डा खड़ा और हो गया, और फिर मेरी जो हालत होगी आप समझते हैं अभी मेरी क्या हालत होगी। अब एक बंदे के दो बाप तो हो नहीं सकते, और इतना भागम भाग हुई फिर कि इस तरह के बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन समय की कमी है। समाज के युवाओं को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब के रास्ते पर चलें, कतई भी किसी भी हालत में पढ़ाई को ना छोड़ें। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो पढ़ाई की वजह से हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से हूँ। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ये अब आपकी एक अनिवार्य है। माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, बस ख़त्म उनका, अब आगे हमने देखना है क्या करना है।
वो हमने ये देखा है कि जो भी भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब के रास्ते पर चला वो हमेशा ही कामयाब हुआ और कामयाब होगा। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे एजुकेशन का जो सतह है उसको इजाफा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं यही चाहूँगा कि पढ़ें, इकट्ठे हों और एक ऐसा समाज का निर्माण करें जो हमारे बुजुर्ग चाहते थे।